एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का स्वागत है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक अशोक पंडित से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले दिल के अंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर, झांक ले दिल के अंदर। दोस्तों, मेहमान के तौर पर आज हमारे स्टूडियो में हैं निर्माता, जी हाँ, भारतीय फिल्म निर्माता, और इस वक्त भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मात्र इतना ही इनका परिचय नहीं है। अभी जब बातें हुई इस रिकॉर्डिंग से पहले तो पता चला कि इनकी बातें सुनने के बाद हम कह सकते हैं कि नुक्कड़ पर बैठकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है जिंदगी। जी हाँ, आइए चलते हैं उस दौर में। पता चला कि इसमें भी इनका पूरा योगदान था और ये इन्होंने सह निर्माता के तौर पर काम किया था और बहुत सारी जाहिर है कि तब से इनकी यात्रा चल रही है और आज तक ये सक्रिय हैं। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं अशोक पंडित जी का। स्वागत है। शुक्रिया रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे ऐसी जगह पे इनवाइट किया कि जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। विविध भारती बचपन से सुन के बड़े हुए हैं। सारी आवाजें जो विविध भारती में सुनाई देती थी वो आज तक बजती है कानों में, चाहे वो अमीन सयानी साहब हों, चाहे वो पंडित विनोद शर्मा जी हों। रेडियो से बहुत लगाव है हमारा। तब तो एफएम स्टेशंस भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन रेडियो, उसकी जो धुनें हैं, उसके जो सिग्नेचर ट्यून्स हैं, वो आज भी काफी पॉपुलर है और लोग उसको गुनगुनाते भी हैं। तो जैसे ही मुझे आपकी तरफ से कॉल आया जुबैर साहब का, तो मैंने कहा, बहुत दिनों से मैं इंतजार तक कर रहा था कि कब बुलाएं मुझे और मैं आके यहाँ पर आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। हमें लगता है तब से आप प्रतीक्षारत थे जब से राज पंडित जी यहाँ से रिकॉर्डिंग करवा कर गए। हाँ, मेरा थोड़ा ईगो हट हो गया। मैंने कहा बेटे को बुला लिया लेकिन मुझे अभी तक इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने स्ट्रगल की काफी जुबैर साहब के साथ, तो आखिर उन्होंने सोचा बुला ही लो इसको, नहीं तो ये जान खाता रहेगा ये, तो इसे बुलाई लिया आज। श्रोताओं को बता दें, आपने राज पंडित जी की रिकॉर्डिंग सुनी और उन्हीं के पिता हैं, ऐसे सुपुत्र के पिता हैं, तो जाहिर है कि मन में तो आया होगा। चलिए, हमारी जो प्रक्रिया है थोड़ा सा, कभी कभी हम पीछे से चलते हैं, कभी कभी हम आगे से चलते हैं, दोनों ही चलती हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं तक बात पहुंचती है। हमारे श्रोता इस बात से अशोक जी जरूर खुश हुए होंगे कि आप भी इसके दीवाने हैं, विविध भारती के सुनते हैं, तो जाहिर है कि ये हमारे कुनबे की बात हो गई एक तरीके से। जी, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं हम। कैसे आपने ये जो है जिंदगी में क्या क्या आपका अनुभव था, और ये जो बिल्कुल शुरुआती दौर के, जैसे अभी हम लोगों ने बात की श्रोताओं, तो एक एक एपिसोड याद आ गया, एक एक कड़ियां उसकी याद आ गई और वो पूरा चित्र सामने आ गया। स्वरूप संपत जी, शफी नामदार, राकेश बेदी, सतीश शाह, सुलभा आर्य, विजय कश्यप, सतीश शाह, और उनके प्रोड्यूसर एस एस ओबराय साहब और डायरेक्टर मंजुल सिन्हा और कुंदन शाह, और फिर बाद में रमन कुमार साहब भी वो जुड़ गए उस शो में। देखिए, क्या है कि मैं आपको शुरू से बताऊं कि मेरी रुचि जो थी वो एक्टिंग की तरफ थी। अच्छा। मैं कॉलेज में ही प्लेस करता था काफी। मैं एनएम कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, नरसिंह मुंजी कॉलेज का, और रुचि थी क्योंकि फिल्में मैं बहुत देखता था और जितने भी जो फिल्में हमारे यहाँ बनती थी, मैं कोई फिल्म छोड़ता नहीं था और थिएटर में जाके पहला शो देखता था। तो अंदर से एक था कि मतलब ये जो मीडियम है, ये इसी के लिए मैं पला बड़ा हूँ। तो कॉलेज में जो हमारे यहाँ डायरेक्टर आते थे सिखाने के लिए, बहुत ही नामचीन डायरेक्टर्स होते थे। एक बहुत अच्छी बात थी हमारे कॉलेज की कि वो प्रोफेशनली हैंडल करते थे अपने ड्रामेटिक्स को या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को। अच्छा। तो कॉलेज में शफी नामदार आया करते थे प्लेस डायरेक्ट करने के लिए। अच्छा। रमन कुमार आया करते थे डायरेक्ट करने के लिए। तो शुरू से ही जो मेरी नींव पड़ी वो ऐसे डायरेक्टर्स के नीचे पड़ी जो कमाल के डायरेक्टर्स थे। महेंद्र जोशी साहब थे, दिनकर जानी जी थे, ये सारे थिएटर के मंजे हुए डायरेक्टर्स और कलाकार कमाल के थे जी। तो इनके साथ मैंने प्लेस किए, मैंने एक्ट किया और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले एज एन एक्टर इन इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन एंड ऑल दैट। तो जैसे ही कॉलेज की एक्टिविटीज में इंटर कॉलेजिएट में मुझे सक्सेस मिला तो मुझे इप्टा ने फ्री मेंबरशिप दे दी, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो फिर वहां पे एक जर्नी अलग शुरू हुई कॉलेज के बाद। तो चूंकि जब इप्टा मैंने ज्वाइन किया तो वहां पर बड़े बड़े प्लेज होने शुरू हुए, थिएटर शुरू हुआ,
परफॉर्म करने शुरू। हमने पृथ्वी थिएटर में पहला प्ले जो ओपनिंग हुई पृथ्वी थिएटर की वो हमारे प्ले से हुई, इफ्ता के प्ले से, जिसका नाम था सफेद कुंडली। वो सती साहब ने डायरेक्ट किया था, उसमें शबाना जी थी, जावेद खान साहब थे और बहुत बड़ी कास्ट थी। तो एक अलग परसेप्शन होना शुरू हुआ। तो चूंकि मैं कॉलेज में नहीं था तो मैंने फिर कॉलेज में प्लेस डायरेक्ट करने शुरू किए। अच्छा। मेरे सारे प्लेस जितने मैंने डायरेक्ट किए वो इशू बेस्ड प्लेस हुआ करते थे। वो रिलेशनशिप्स पे सब्जेक्ट प्लेस हुआ करते थे, हस्बैंड वाइफ। आई हैड अ लव टुवर्ड्स डूइंग प्लेस ऑन रिलेशनशिप्स और इशू बेस्ड, चाहे वो एनवायरमेंट हो चाहे कुछ हो। तो मुझे अवार्ड्स वहां भी मिलने लगे, बेस्ट डायरेक्टर का, बेस्ट प्ले का, बेस्ट प्रोडक्शन का, ऑल दैट। तो वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ फिर वो रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने प्लेस डायरेक्ट करने शुरू किए तो ये जो जिंदगी जो है वो नहीं, रमन कुमार ने अपनी फिल्म शुरू की थी साथ साथ जी। तो मैंने रमन जी को असिस्ट किया उस फिल्म में। अच्छा। साथ साथ में, जो बहुत बड़ी हिट हो गई। बहुत उसका गाना बड़ा हिट था, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा आया जी। तो जावेद साहब के साथ हम बैठा करते थे। तो जो लोग उस फिल्म में इन्वॉल्व थे वो सारे इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे मेकर्स, अच्छे एक्टर्स। जावेद साहब की पहली फिल्म एज ए लिरिसिस्ट, तो हम एज एन असिस्टेंट बैठा करते थे और हमें मौका मिलता था उनके साथ बैठना, उठने बैठेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि करियर की शुरुआत में मुझे ऐसे लोग मिले काम करने के लिए। अलग ही स्तर के लोग थे, जाहिर है कि ऐसे में सीखने को बहुत मिल जाता है। बिल्कुल। तो उस वक्त आपको एहसास नहीं होता इस चीज का, ये अब जाके एहसास होता है कि हम लोग कितने खुशकिस्मत थे कि ऐसी हस्तियों के साथ हमको काम करना मिला। और ऐसे काम करते करते बहुत सारी चीजें जो है सीख ली गई, हो गई। तो साथ साथ खत्म हुई रेणु जी, खत्म हुई। तो उसके बाद फिर पता चला कि मैं मंजुल को असिस्ट करता था, मंजुल जी को, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे एफटीआई के। तो ऑफर आई, एस.एस. ओबराय साहब का फोन आया, क्योंकि मंजुल एड फिल्म भी डायरेक्ट करते थे बहुत। अच्छा। तो एस.एस. ओबराय की सारी फिल्में मंजुल जी डायरेक्ट करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कॉल आया कि लेट्स मेक अ शो फॉर दूरदर्शन। दूरदर्शन से ऑफर आया। उस वक्त शिव कुमार शर्मा जी थे, दूरदर्शन के डायरेक्टर हुआ करते। तो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट शुरू किया स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में जी। तो फिर कुंदन शाह साहब को भी, क्योंकि कॉमेडी के बादशाह थे जी, उनको इन्वॉल्व किया गया। तो कुंदन और मंजुल और एस.एस. ओबराय, इन तीनों ने मिलके इस शो को रचा। शरद जोशी जी जो है वो आए गए स्क्रिप्टिंग के लिए, वो भी बादशाह अपने कलमों के। और उसके बाद शो शुरू हुआ, फिर कास्टिंग हुई, फिर शफी साहब आ गए, स्वरूप आ गई, सब सतीश सब आ गए और प्ले शुरू हुआ। और मैं एज एन एसोसिएट डायरेक्टर था दोनों डायरेक्टर्स का। उसके बाद रमन जी आया तो मैं उनका भी एसोसिएट डायरेक्टर था। और ये जो जिंदगी की जो जर्नी शुरू हुई, फिर किशोर कुमार जी ने उसका टाइटल सॉन्ग गाया, अजीत सिंह उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो वो जो जर्नी, अब अगर मैं सोचता हूं तो पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सपना है। क्योंकि वो जो माहौल था, वो जो पूरा सिस्टम था शो बनने का, या अभी भी मैं एपिसोड देखता हूं कि उसके वीडियो कैसेट्स वगैरह हैं, तो विश्वास नहीं होता कि मैं इसका हिस्सा था। एंड अगेन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि ये मिरेकल था। हमारे घर में हमारे माता पिता का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद की आई वॉज सिलेक्टेड, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ सच मास्टर्स इन माई लाइफ। और फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। सच बात है कि ये जो है जिंदगी, जैसा लगता है कि बिल्कुल पूजनीय ऐसा सीरियल लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में हम लोगों ने वाकई जो उसका आनंद लिया है, अब शायद ही ऐसा कोई हमें धारावाहिक देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा उसका एक एक एपिसोड। तो अशोक जी, यहाँ पर साथ साथ फिल्म की बात चली है, तो उसका जो गीत आपने जिक्र किया है, जिंदगी धूप तुम घना साया, तो ये सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बात। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं मेहमान के तौर पर अशोक पंडित जी। तो बात चल रही है फिल्मों की और धारावाहिक की। तो ये जो है जिंदगी के बारे में ये बताइए कि कैसे मतलब सब लोग जुटते थे तो क्या मजा आता था। बिल्कुल जैसे सुनने में भी लगता है कि एक पारिवारिक माहौल रहा होगा। देखिए, कॉमरेडशिप थी, एक फैमिली जो आप पर्दे पे देखते थे ना, वो जो फन एलिमेंट था, वो जो इनोसेंस थी, वो जो एक दूसरे की खिंचाई करना, ये सब सेट पे भी होता था। अच्छा। और कुंदन थोड़ा नाराज जल्दी हो जाते थे। पीस बी टू हिज सोल, ही वाज अ ब्रिलियंट मेकर, ब्रिलियंट राइटर ऑल्सो। वो जो क्रिएट करते थे चीजों को, स्क्रिप्ट हम पढ़ते थे, मैं एज एन असिस्टेंट पढ़ता था स्क्रिप्ट को, और जब कुंदन डायरेक्ट करता था शो को, उस पूरे एपिसोड को, तो मैं कुंदन से कभी पूछता था कि आप जो कर रहे हो तो स्क्रिप्ट पे है ही नहीं। उसका जो माइंड था ना, वो स्क्रिप्ट से 10 गुना आगे हुआ करता था। अच्छा। बहुत ही बड़ा डायरेक्टर था वो कुंदन। जाने भी दो यारो, जाने भी दो यारो, उनकी जितने भी फिल्में देख लीजिए आप कुंदन की। मंजुल का माइंड भी इतना ही शार्प था। अच्छा। एक्टर्स भी सब हमको अच्छे मिल गए थे। उसके बाद फरीदा जलाल भी आ गई थी शो में जी। तो इतने मजे हुए कलाकार एक तरफ, राइटर कमाल के, जो ऐसी टीम, ये डेस्टिनी थी, एक साथ हो जाती है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी किस्म की तकलीफ नहीं, कोई किस्म का प्रॉब्लम नहीं, सब एक साथ मिल मिला के हंसते खेलते खींचते तानते मस्ती करके बन गया शो। कब बना कब खत्म हुआ इस बात का एहसास हमें नहीं हुआ। बीच में शफी नामदार बड़े स्टार हो गए, उनको फिल्में मिलने लगी तो उन्होंने शो छोड़ दिया। फिर फरीदा जी आ गई, उन्होंने रिप्लेस किया शफी जी को। तो कहीं भी किसी भी किस्म का
कोई भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था, बिकॉज वो शो इतना बड़ा सक्सेस था, इतना बड़ा हिट था। मैं आपको बताऊं, ये शो हम शूट करते थे राजकमल में। बहुत कमाल की पैरामीटर बताऊं मैं आपको, तो मैं रहता हूं अंधेरी में, तो मैं ट्रेन पकड़ के अंधेरी स्टेशन से परेल जाता था, अच्छा, राजकमल, फिर वहां से हम पैदल जाते थे स्टेशन से। तो फ्राइडे को ये शो आया करता था, रेनू जी। अच्छा, सैटरडे को सुबह मैं शूट पे जाता था, लोकल ट्रेन में उस डब्बे में मेरे आसपास जितने भी लोग बैठा करते थे वो पिछले एपिसोड के बारे में डिस्कशन हो रही थी और मैं सुना करता था, यार वो शफी भाई ने क्या कमाल, रंजीत ने क्या कमाल, कैरेक्टर्स का नाम ले रहे हैं जी, रंजीत ने क्या कमाल का डायलॉग बोला, अरे वो क्या है सोफे का, देखो क्या सोफा एपिसोड था। और वो किक जो है, जो मुझे मिलता था, मैं जाके फिर नरेट करता था डायरेक्टर्स को, वो तो अपने आप पहुंच जाते थे। वो किक जो हमको मिलता था ना, वो किक मुझे लगता है कि उसके बाद जी हमको उस किस्म का किक, उस किस्म का प्रोत्साहन, उस किस्म की खुशी जो है वो मिले। तो वो जो कॉन्फिडेंस लोगों का मिला फ्राइडे को, लोग बोलते हैं महाभारत और रामायण के टाइम पे ऐसा लगता था कि कर्फ्यू हो गया है। ये जो जिंदगी जी जी 9 से 9:30 आया करता था, कर्फ्यू होता था, बिल्कुल होता लोग था। टीवी के सामने बैठा करते थे जी, तो ये ताकत ही अलग थी और वो उस किस्म का माहौल बन भी गया था। उसके बाद फिर नुक्कड़ आया, नुक्कड़ में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मैं, उस शो ने भी हंगामा कर दिया। उसमें सईद मिर्जा, अजीज मिर्जा, कुंदन शाह, फिर मंजुल लाए, सुधीर मिश्रा, तो ये सारे जो डायरेक्टर्स, जो कमाल के डायरेक्टर्स, पढ़े लिखे डायरेक्टर्स, और वो समझते थे कि लोगों का पल्स क्या है, इमोशंस क्या है, स्क्रीन पे किसको बोलते हैं, डायलॉग्स किसको बोलते हैं, और हंसते खेलते करते थे। कोई शोशा नहीं, अच्छा, कोई कॉफी शॉप नहीं, कोई वैनिटी वैन नहीं, कोई एक्टर के लिए वैनिटी वैन नहीं, कोई कुछ नहीं। सब आके बैठा करते पेड़ के नीचे, जिसका काम होता था वो अंदर आके अपना परफॉर्म करके चले जाके फिर बैठते थे, और अगर फ्री टाइम होता तो बैठ के ताश खेलते थे। अच्छा, एक कुंदन अपना सईद मिर्जा और अजीज मिर्जा जो है ये ताश के बड़े शौकीन थे। अच्छा, तो इनके सेट पे ताश ज्यादा होता था, काम कम हुआ करता था। अब कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? एक बहुत कमाल का गाना है, हालांकि वो भी मनोज साहब का ही, मनोज कुमार का ही गाना है, मनोज जी का, वो शोर फिल्म का है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है, मुझे लगता है ये शो में ये गाना जो है बहुत चार चांद लगा देगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या बात है।
प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो ये बताइए कि ये जो है जिंदगी की जब बात चल रही है, तो वो आपने जैसे बताया कि वैनिटी वैन वगैरह नहीं होती थी, तो क्या एक सेट लगाया गया था, ये पूरा घर जो है किसी का घर लिया गया था, क्या किया गया था, कहाँ पे? राजकमल में सेट लगाया था हमने, वही मैंने कहा आपसे, राजकमल में सेट था जी, जिसमें एक फ्लोर हमने बुक किया था। तो उस फ्लोर में एक ड्राइंग रूम था मेन जी, एक बेडरूम था और एक किचन था, यही पूरा सेट जी, था। जी। उसी सेट पे हमने लगभग 1.5 साल लोगों को एंटरटेन किया। लाइटें ऊपर लगी थी, दरवाजे खुलते थे, खिड़की खुलती थी, बेडरूम खुलता उसी था, में गिरते भी थे लोग, उसी में खिड़की से गिरते बाहर थे, उसे पढ़ते थे, खिड़की से बाहर जाते थे। सतीश अलग अलग रो कर, सतीश शाह का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स प्ले करना, हर एपिसोड में नया कैरेक्टर प्ले करना, ये सतीश शाह ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और इतनी सिंप्लिसिटी के साथ, इतना अनइज्यूमिंगली, इतना विदाउट एनी ईगो, विदाउट एनी एरोगेंस, वो खेल खेल के कर लेता था। कुंदन बोलता था उसको, या मंजूर बोला करते थे कि यार ये तेरे को टैक्सी ड्राइवर का रोल करना है, हाँ कर लेंगे। अपना खुद ही कैरेक्टर बनाता था, खुद ही मैनरिज्म पकड़ लेता था, खुद ही उसके डायलॉग डिक्शन पकड़ लेता था। लॉटरी वाला बने थे, लॉटरी वाला बना था, लॉटरी बेचने वाले बने थे, गैंगस्टर बना था, अंडरवर्ल्ड वाला बना था, फिर वो डॉक्टर बने थे, साइकियाट्रिस्ट, कितने रोल्स, कितने, मेरे को याद भी नहीं कितने रोल्स उसने प्ले किए। बहुत, हर बार उनका अलग होता था व्यक्तित्व, तो बाकी ये लोग फिक्स थे। वर्सटैलिटी जो है वो, फिर अब सतीश ने और भी शोज किए। मेरा जब मैंने शो डायरेक्ट किया था, उसके बाद जो फिल्मी चक्कर मेरा शो था, जिसमें अगेन सतीश शाह, रत्ना जी थी और विजय कश्यप और सुलभा जी थी, वो फिल्म फैमिली थी, उसमें स्पूफ था, उसमें भी आपने, वो मैंने डायरेक्ट किया था। अच्छा, आपने वहां मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, ये मेरा पहला शो एज अ डायरेक्टर था। तो कितने दिनों के, मतलब ये दोनों के बाद आपने डायरेक्शन? लगभग 1 साल 2 साल के बाद। अच्छा, मैंने 2 साल ये शोज करता सहयोगी के तौर पर काम किया, फिर उसके बाद आप आत्मनिर्भर, मतलब बिल्कुल जी स्वतंत्र रूप से आपने निर्माता। स्वतंत्र रूप तो मेरा तब भी था एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, बिकॉज छूट बहुत थी हम लोग को, काम करने का जज्बा था, काफी छूट हुआ करती थी, तो माइंड वाइज हम लोग इंडिपेंडेंट थे ऑलवेज। सिर्फ कहने के लिए था कि आप सह निर्देशक हैं, लेकिन बाद में जी। और मैं आपको बता रहा हूँ रेणु जी कि अगर मेरी जिंदगी में ये जो जिंदगी का नुक्कड़ नहीं होता तो मेरा फिल्मी चक्कर भी नहीं होता। मुझे एक्सपीरियंस था मास्टर्स के साथ, सारे मास्टर डायरेक्टर्स, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी जो असिस्टेंट्स आते हैं काम करने के लिए, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं बहुत लक्की था कि मेरे को लाइन से जितने भी डायरेक्टर्स मिले काम करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, खास ही कोई होगा जिसको इस अपॉर्चुनिटी मिले। मैं नाम गिनाऊं आपको, रमेश तलवार क्या, सुधीर मिश्रा क्या, मंजुल सिन्हा क्या, कुंदन शाह क्या, सईद मिर्जा क्या, अजीज मिर्जा क्या, MS सत्यू साहब क्या, जबरदस्त लाइन ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, लेकिन फिर भी सीखने का एक जज्बा होता है और आपको पकड़ने का भी तरीका आना चाहिए, वो आप में था, तब आप कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि उसका प्रयोग आप बखूबी करें, तब वो निखर के बात आती है सामने, जो कुछ आपने सीखा है। बातें तो बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन श्रोता भी हमें लगता है अशोक जी इंतजार कर रहे होंगे, तो एक गीत यहाँ पर हो जाए। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है गुलजार साहब का,
नाम गुम जाएगा, क्या बात है, चेहरा ये बदल जाएगा। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के पिता कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। दिन ढले जहाँ रात पास हो, जिंदगी की ऊंची कर चलो, याद आए घर कभी जी उदास हो, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान
तो ये हुआ कि फिर आपने फिल्मी चक्कर शुरू किया और उसके बाद फिर फिल्मी चक्कर के बाद बहुत सक्सेस मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, मुझे जी। फिल्म फेयर मिला, काफी सक्सेस मिलने के बाद फिर मैंने एक शो किया जिसका नाम था मुकम्मल। जी मुकम्मल में बहुत बड़ी कास्ट थी। हम्म, तो दीप्ति नवल जो है वो रमन कुमार ने लिखा था इस शो को। दीप्ति नवल ने द्रौपदी का रोल प्ले किया था। जी द्रौपदी मतलब आज के जमाने में अगर द्रौपदी हो एंड शी इज एन अटैचमेंट विद 5 men अराउंड हिम, हम्म, रिलेशनशिप तो उसके हस्बैंड के साथ है जो भी है, लेकिन शी इज इम्प्रेस्ड विद 4 other people in her life जो अलग अलग प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग उसमें डायमेंशन अलग डायमेंशंस के लाइक जी। करते हैं। तो बहुत ही मेच्योर्ड शो था, बहुत अच्छा चला वो। इरफान खान था उसमें, अनूप सोनी था, अमित बहल था, भरत कपूर थे, ललित पारेमू था, जी 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 किरण जुनेजा थी, अर्चित कौर थी। अब आपके तो बताने ये- से याद आ रहा है। हाँ, तो ये पूरा शो जो था इन एक्टर्स के साथ किया। तो अब आपके डायरेक्टर्स के साथ तो खुशकिस्मती थी, मुझे एक्टर्स भी बहुत कमाल मिले जी जिनके साथ मैंने काम किया और उनके साथ परफॉर्म, क्योंकि आधी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है जब इरफान खान जैसा एक्टर हो आपके साथ। क्या पीस बी टू हिज सोल, मतलब वो तो एक्टिंग में तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं इरफान साहब का। जी तो फिर दीप्ति भी वो तो सुपर। कैमरे के सामने ऐसे खिलती थी कि आपको हाँ कैमरा ऑन नहीं हुआ कि वो अलग ही कैरेक्टर परफॉर्मेंस। तो मिल मुला के अच्छा हुआ। फिर मैंने एक शो किया हंसते खेलते, उसमें विद्या बालन थी, एक लेडीज हॉस्टल पे था वो शो, जी, जी। वो मैंने किया। ऐसे बहुत सारे मैंने शोज किए जो अलग अलग चैनल्स के लिए किया। फिर मैंने एक शो किया था हीरोइन, वो भी सोनी के लिए था, वेब सीरीज टाइप था वो, वुमेन डोमिनेटेड शो था वो। जी, जी। तो मधुर भंडारकर के साथ मैंने वो शो प्रोड्यूस करके मैंने डायरेक्ट किए सारे शोज। वो कुछ 26 एपिसोड्स के करीब थे। वो भी वुमेन ओरिएंटेड, सारी वुमेन ओरिएंटेड कहानियां थी उसमें। हीरोइन था शो का नाम। जी 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 वो मैंने किया। फिर मैंने प्रोड्यूस की एक फिल्म, को प्रोड्यूस की, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बनाई हैं रेनू जी हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज की बात हम करेंगे, लेकिन जब आप मुकम्मल की बात आती है तो आपका सपना था कि आप एक्टिंग में आए और ये आप निर्देशन में आ गए, तो फिर क्या हुआ उसका? देखिए, मैं बहुत आपको कमाल की बात बताऊं, बहुत अच्छा लाइन आपने सवाल किया। मुझे मेरे माँ बाप और हमारे जो गुरु हैं वो एक चीज बोलते हैं कि ऊपर वाला जो है वो आपको उंगली पकड़ के लेके चलता है, जी तो आप अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल मत किया करो। तो मुझे लगा कि डेस्टिनी मुझे लेके जा रही है इस तरफ। जी तो जब डेस्टिनी आपको किसी, मैं डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ बहुत, जी तो मुझे लेके जा रही है और मुझे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो मुझे अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं माला जो मैं घर बैठ जाऊंगा। तो मुझे अगर अपॉर्चुनिटी दिखी, कुंदन शाह, मंजुल सिन्हा, जो मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हो सकता है कि ऊपर वाला जो है मुझे इस तरफ लेके जाने की फिराक में है, इसी दिशा में ले दिशा जाना में लेके जा चाहता रहा है। है। तो लेके जाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। तो मैंने थोड़ी कोई एग्रीमेंट साइन किया था कि मुझे एक्टर ही बनना है। मैंने अपना माइंड खुला रखा था। जी। आज भी अगर मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ और एज ए डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव दिखता है तो मैं उसमें भी जाने को तैयार हूँ। मतलब किसी भी, फॉर इंस्टेंस मैं बताऊं आपको, जी डेस्टिनी कैसे रोल प्ले करती है। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एनवायरनमेंट पे काम करूंगा, मैं गार्डन्स, बगीचे बनाऊंगा मतलब मैं बचाऊंगा, मैदान बचाऊंगा, लोगों को सांस लेने के लिए जगहें हो, मैं फाइट करूंगा ताकि लोगों को खुली जमीनें मिले, जगहें मिले, बंद कमरे में न रहें। जी तो मेरा एक पैशन है ग्रीन, मतलब आसपास ग्रीन का। देखिए, मैं आपके दफ्तर में आया तो मैं पहले 1 घंटा आपके साथ बैठ के बतिया ही रहा था जी, मैं, जी। क्योंकि मैं वो शुक्रिया अदा करा था ऊपर वाले का हाँ कि आपने इतने, ये मेरे गुरु कहते हैं, सुनील जी महाराज कहते जी। हैं कि जो एनवायरनमेंट के नजदीक है, जो हरियाली के नजदीक है, वो खुदा और ईश्वर के नजदीक है, क्योंकि क्रिएशन उसी का है। सही बात सो है। मैं डेस्टिनी पे छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाला आपको यहाँ तक लाया है, वो आगे भी आपको ले जाएगा। अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत चलाओ, उसको सवाल मत करो कि तुम मुझे वहां क्यों लेके जा रहा है। हाँ। फिर आदमी घर बैठ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं, हम बहुत सारे लोग इस बात में से सिर्फ यही ले लेते हैं कि डेस्टिनी पर भरोसा करो, लेकिन फिर कर्म छोड़ देते हैं। लेकिन अशोक पंडित जी को देखकर पता चल रहा है कि कर्म भी उसी शिद्दत के साथ करना चाहिए जिस रास्ते पर ऊपर वाला ले जा रहा है या डेस्टिनी ले जा रही है। जी, जी। रास्ता उसे दिखा दिया है, लेकिन चलना आपको ही है और बिल्कुल। हाथ पैर जो है वो आप ही को मारने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मानकर ही चलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कर्म ही आपको सब कुछ देता है, बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पर जब हम डेस्टिनी पर जाते हैं तो जाहिर है कि कर्म पर ताला लगा देते हैं। हम सोचते हैं अब ये वाला दरवाजा बंद कर लिया नहीं, जाए। हमको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है। जी हमारे में एक किस्म का एरोगेंस आ जाता है जी और हम लोग बहुत अपने आप को अकलमंद समझते हैं। तो जहां वो मैं आप में आ गया तो फिर तो मामला गड़बड़ी है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बड़ी अच्छी सी बात चल रही है। गीत यहाँ पर सुन ले आपकी पसंद का। मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशन है वो अपने आप में। वो है राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर का गाना, जो सबसे बड़ा हिट था। वो आप बजा दीजिए। जीना यहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, उसके क्या सिवा बात है। जाना कहाँ। चलिए सुनते हैं ये गीत।
स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। दोस्तों हमारे साथ हैं अशोक पंडित जी। अशोक जी थोड़ा सा बचपन में चलते हैं, आप फिल्में देखते थे, आपने कहा हर शो आप देखते थे, पहला शो देखते थे, तो घर से इजाजत मिलती थी कि किस तरह से देख लेते थे? मैं बंक करता था स्कूल। अब बताइए जरा सा, क्या बात है। मैं स्कूल बंक करता था, बंक करके मैं जाया करता था, दोस्तों के साथ ही जाया करता था जी। 7वीं 8वीं से ही मैंने बंक करना शुरू कर दिया था। मैं हमारे यहाँ गोरेगांव में एक थिएटर है, मैं गोरेगांव में रहा करता था जी। थिएटर है टोपी वाला और सम्राट, ये 2 थिएटर थे। मैंने भरपूर फिल्में वहां देखी हैं और राजेश खन्ना का मैं बहुत बड़ा फैन, दिलीप कुमार साहब का मैं बहुत बड़ा फैन, तो मैं किसी की फिल्में छोड़ता नहीं था। अच्छा। मतलब डायरेक्टर्स में भी मैं आपको बताऊं, मैं आज भी मनोज कुमार साहब का मैं इतना बड़ा फैन हूं कि मैं आज भी 15-20 दिन में कम से कम 2 बार जाके मिल के आता हूं उनको, क्योंकि मनोज साहब ने जो क्रिएट किया सिनेमा में बहुत कम लोगों ने किया है। तो वे अपनी एक अब और थोड़ा अच्छा लगता है इन लोगों से मिलना, क्योंकि माइंड से वो अभी भी अलर्ट है काफी, तो उनके किस्से जाके सुनता हूं मैं। अब देखिए, हम अगर मेकर्स की बात करें जी, चाहे वो कमाल अमरोही साहब हों, चाहे वो राज कपूर साहब हों, चाहे वो, और किसी ने अगर ये फिल्में नहीं देखी इनकी, मैं आज के स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, आज के मेकर्स को भी बोलता हूँ कि आपने अगर इन लोगों की फिल्में नहीं देखी, आपने अगर महबूब खान की फिल्में नहीं देखी, आपने अगर कमाल अमरोही की फिल्में नहीं देखी, अगर आपने राज कपूर साहब की फिल्में नहीं देखी, विजयानंद की फिल्म नहीं देखी है, मनमोहन देसाई की अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, गुरुदत्त की अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, तो आप मेकर नहीं बन सकते। बिल्कुल सही बात है। बट ट्रेजेडी यही है रेणु जी, आज जो हमारे जो मेकर्स है, इंटेलिजेंट जनरेशन है, फैंटास्टिक जनरेशन है, इतनी सारी चीजें इजी हो गई हैं अभी, विद स्पेशल इफेक्ट्स, विद इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट। आप एक चीज मिस करते हो, वो है आत्मा, सोल। बहुत कम फिल्मों में आप देखते हो, बहुत कम। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहता हूं। वो जो लोग थे, उनकी कमरेडशिप थी, सब्जेक्ट्स में पकड़ थी, और विदाउट मच फैसिलिटीज जो हिस्ट्री उन मेकर्स ने क्रिएट की है, चाहे वो गोल्डी साहब हो। आप देखिए पाकीज़ा कब बनी है, आप बताइए, क्या क्या फिल्में बनी उस टाइम पे, दौरान में। आज भी अब टेलीविजन में जो फिल्में आती हैं, यू गेट स्टक टू एंड यू स्टार्ट वाचिंग दोस फिल्म्स। मैं उस ईरा का नहीं हूं, वो मेरे बहुत पहले का ईरा है वो, लेकिन उन फिल्मों का असर आप देखिए, रियलिटी शोज देख लीजिए, उन्हीं फिल्मों के गाने बजते हैं। आज की फिल्मों के गाने बजते कहाँ हैं? जो बच्चे गाते हैं, सब गाते हैं उन्हीं। तो अगर हमको गानों की मेलोडीज याद हैं, हमको गानों के अंतरे याद हैं, हमको गाने के जो इंटरलूड म्यूजिक पीसेस है वो हमको याद हैं,
आज मुझे आप एक गाना बता दीजिए जिसके हमको 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन हमको याद हो, नहीं याद हमको। उसका रीजन यही है सर, लाइनें ही नहीं होती हैं आजकल गानों में। तो चलिए लिखा हुआ है, गाना लिखा हुआ है, लिरिक्स भी नहीं आ बट उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सो वो जो सोल है मैं उसको फॉलो करता हूँ और मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं तो उसका कारण क्या लगता है आपको? आप गुलजार साहब को देख लो जी, गुलजार साहब के काम को देखो आप। यही गुलजार साहब जो है वो मेरे अपने बनाते हैं, यही गुलजार साहब जो है किनारा बनाते हैं, यही गुलजार साहब है जो माचिस बनाते हैं। मनोज कुमार साहब पूरब और पश्चिम बनाते हैं, एक तरफ से उपकार बनाते हैं, फिर शोर बनाते हैं, जो डेफ एंड डम की कहानी है किस जमाने में उन्होंने बनाई, बना डाली। जी सर। रमेश तलवार जो है दूसरा आदमी बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ पे है, किस जमाने कब बनाई में है, महेश भट्ट ने अर्थ कब बनाई थी जी। तो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स नहीं थे, मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो आज के सब्जेक्ट्स थे उन्होंने 20 साल पहले बनाए। रीजन यही है कि उन्होंने वैनिटी वैन्स नहीं ढूंढी, उन्होंने मैनेजर्स नहीं रखे थे, उन्होंने इवेंट उनकी कंपनी में मैनेजर्स नहीं उनको हैंडल करते थे, एक आदमी होता था जो उनके डेट्स दे दिया करता था। सो ट्रेजेडी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हमारा कंसंट्रेशन जो हमारी प्रायोरिटीज है वो शिफ्ट हो गई है जी। हमारा मेकअप बॉक्स कितना बड़ा है, हमारा हेयर डिजाइनर कौन है, हमारा कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन है, तो हम लोग वो चकाचौंध में फंस गए और बेसिक जो सोल, उसकी बात जो सोल है उससे हम दूर हो गए, कला से दूर होते जा रहे हैं। और जो बाकी चीजें पैराफर्नेलिया है उससे जुटी हुई बहुत सारी चीजें उनको पहले हम इकट्ठा करना चाहते हैं। संजय भंसाली को देख लीजिए आप, हाँ, संजय लीला भंसाल, मधुर भंडारकर को देख लीजिए आप, अभी भी ये लोग वैसे ही क्या काम। फिल्में बनाई है भंसाली साहब, तो मतलब वो आज के एज के डायरेक्टर हैं। रामगोपाल वर्मा को देख लीजिए आप, वो आज के एज के डायरेक्टर हैं, लेकिन ही रिमाइंड्स यू ऑफ कमान अमरोही। जी बिल्कुल बिल्कुल। पैशन देखिए उनके काम का, क्या क्रिएट करते हैं वो। रीजन यही है, जितने भी आज के भी डायरेक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कमाल की फिल्में बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दे स्टक टू द सब्जेक्ट, दे स्टक टू द प्रोफेशन। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वाकई ये जो बात है हम भी ढूंढते हैं, और सच बात जैसे आपने कहा, गीतों की बात हो या अंताक्षरी अगर खेली जाती है तो अभी भी पुराने गाने हम लोग याद करते हैं। चलिए रियलिटी शो में तो मानकर चलते हैं कि यही हिट होंगे, लेकिन अगर हम अंताक्षरी भी खेलने बैठते हैं तो जाहिर है वो पहले वाले ही गीत और बोल याद आते हैं।
बुझ रहे हैं ये चिराग, बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। चलिए, आपने जब बताया कि यहाँ पर फिल्में आप देखते थे, तो आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, ये बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। देखिए, मैं पैदा मुंबई में हुआ हूँ जी। 1957 में मैं पैदा हुआ हूँ। मुंबई में मेरी पैदाइश है और कश्मीर को बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स कश्मीर से हैं और मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और साल में लगभग 6 महीने हम कश्मीर में रहते थे और 6 महीने हम मुंबई में रहते थे। मेरी पढ़ाई सब जो है पूरी मुंबई में हुई है, लेकिन जड़ें जो हमारी हैं वो कश्मीर से हैं और वो आज भी रहेंगे, बाकायदा पकड़ी हुई जड़ें हैं और मजबूत जड़ें। जड़ों से जुड़े भी रहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक गीत और यहाँ पर सुन लिया जाए अशोक जी। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम अगर हम राजेश खन्ना के गाने न सुने ना तो ये पूरा नहीं हो सकता है जी। और वो गाना है आराधना का, मेरे सपनों की रानी तुम कब आओगी। बहुत कमाल का, कब आएगी तू, बहुत ही कमाल का शूट भी जो शक्तिदा ने किया था, वो तो कमाल के डायरेक्टर, कमाल के मेकर। अच्छा, आप फिल्म जब देखते हैं जी, तो एक निर्माता के तौर पर देखते हैं, निर्देशक के तौर पर देखते हैं, या एक अभिनेता के तौर पर देखते हैं? मैं ऑडियंस की तरह देखता हूँ। नहीं, आपके देखने का नजरिया नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिंपल ऑडियंस की तरह देखता हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम है, तभी तो एंजॉय करता हूँ मैं पिक्चर जी। मैं एज अ ऑडियंस देखता हूँ और मैं एंजॉय करता हूँ हर चीज को। मैं भूल जाता हूँ उस टाइम पे कि मैं इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और मैं मेकर हूँ। मैं बिल्कुल, मैं एक्टर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। क्योंकि आमतौर पर जो निर्देशक होता है वो जब बैठता है फिल्म देखने तो उसके बगल वाला तो अपना सिर का बाल नोच लेता है। क्योंकि वो बताता है कि देखो यहाँ गलत है, यहाँ पे गलत है, ये सही होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। नहीं अनिल जी, मैंने वो गलती नहीं की है। मैं बहुत ही इनोसेंट, मैं एंजॉय करता हूँ पिक्चर में, देखता हूँ मस्ती के लिए, एंजॉय करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। मैं कोई अपना दिमाग लेके नहीं चलता उस टाइम पे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। चलिए, इतनी अच्छी बात आपने बताई तो आपकी पसंद का ये वाला गीत तो सुनवा ही देते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। बिल्कुल, क्या बात है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां
रही हैं। प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक अशोक पंडित से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग आप सुन रहे थे। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।